नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं विवाह के बारे में। विवाह कितने प्रकार के होते हैं, ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो ये विवाह कितने प्रकार के होते हैं, पहले तो ये ऋग्वैदिक पीरियड से इनका स्टार्ट हुआ था कि ये किस किस कैटेगरी के हैं, लेकिन एक सही तरीके से ये मनुस्मृति में वर्णित हैं। तो इसके लिए बोला जाता है कि हाँ, मनुस्मृति में जो वर्णित विवाह है उनकी संख्या कितनी है, 8 है। उन 8 विवाह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये विवाह के बारे में सबसे पहले कुछ हम आवश्यक बिंदु की बात कर लेते हैं, जो कुछ इस तरीके से हैं कि पहला नंबर है गोत्र व्यवस्था। तो शादियों में सबसे ज़्यादा क्या होता है कि गोत्र व्यवस्था ही देखी जाती है, क्योंकि इसमें ये होता है कि जिस गोत्र की एक फीमेल होती है, एक लड़की होती है, वो उसी सेम गोत्र के जो मैन होता है, आदमी या लड़का होता है, उसके साथ शादी उनकी नहीं हो सकती है। मतलब सेम गोत्र की शादी नहीं हो सकती है। इनका आपस में रिलेशन इसके हिसाब से भाई बहन का हुआ। तो इनके लिए जो गोत्र की व्यवस्था है कि हाँ, विपरीत गोत्र के होने चाहिए, तभी इनका शादी हो सकता है। ठीक है, ये रही गोत्र व्यवस्था, जो लगभग उत्तर वैदिक पीरियड से स्टार्ट हुआ था। कह सकते हो जो उत्तर वैदिक काल था उससे स्टार्ट हुआ था, और उसको जो गुप्ता पीरियड था, जो गुप्त काल था, वहाँ से इसको एक सैद्धांतिक रूप दे दिया गया। ठीक है, तो ये गोत्र व्यवस्था का जो प्रारंभ है वो एक गुप्ता पीरियड से माना जाता है। निम्न कोटि विवाह। अब निम्न कोटि जैसे कि इसका नाम ही निम्न है, जो कुछ ऐसे विवाह जो होते हैं अ, जो निम्न कोटि के उनको कह सकते हैं, जिसमें एक पिता एक पिता की रजामंदी नहीं होती है। पिता उस रिश्ते को अ, मान्यता नहीं देता है, पिता उसकी जानकारी उसको नहीं होती है। ठीक है, शादी आप कर लेते हैं तो वो जो विवाह है वो आता है निम्न कोटि का, और जिसमें पेरेंट्स की, माता पिता की एक सलाह शामिल होती है। ठीक है, तो वो होते हैं उच्च कोटि के विवाह। और अनुलोम विवाह वो होता है जिसमें जो लड़का है, ठीक है, वो उच्च कुल का है और लड़की निम्न कुल की है। ऐसे प्रतिलोम में होता है कि लड़की जो है वो उच्च कुल की है और लड़का निम्न कुल का है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आवश्यक बिंदु थे हमारे जानने के लिए। अब आगे हम इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखिए, अब इसमें जैसे प्रतिलोम है, तो प्रतिलोम में कौन हुआ आपका, ये उच्च वर्ग की अगर बात करें कौन उच्च वर्ग का है, तो इसमें कन्या का विवाह निम्न वर्ग के व्यक्ति के साथ होता है। मतलब इसमें जो अ, एक तरीके से आप हाई कह सकते हो, कौन है, फीमेल है। ठीक है, फीमेल जो है तो उच्च कुल की है, और जो निम्न कुल का है, जो निम्न वर्ण का है, वो कौन है, लड़का है। मतलब एक अगर जैसे ब्राह्मण समाज है, तो ब्राह्मण समाज की अगर लड़की किसी एससी वर्ग के साथ शादी कर ले तो वो होता है प्रतिलोम विवाह। ठीक है, और इस तरीके से जो अनुलोम विवाह होता है उसमें क्या होता है कि उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है। मान लीजिए कि ब्राह्मण व्यक्ति है कोई, और उसने एससी वर्ग के साथ में शादी कर ली, एससी की लड़की के साथ में, तो वो होता है अनुलोम विवाह। तो ये समझ लीजिए कि लड़की प्रतिलोम में हाईएस्ट रैंकिंग की होती है, अपर क्लास की होती है, और इसमें निम्न क्लास की होती है, लोअर क्लास की होती है। ठीक है, आप प्रतिलोम है तो पी को पी से कह सकते हैं। जो पी है तो वो मतलब पंडित हो गया, एक तरीके से समझ लीजिए। और ये समझ लीजिए कि ये बिल्कुल नीचे वाला हो गया। इस तरीके से आप इसको ध्यान दे सकते हैं कि तो ये पॉइंट है। अब विवाह की अगर बात करें, जो मनुस्मृति में जो 8 विवाह वर्णित हैं, तो उनमें सबसे पहले नंबर पे आता है आपका ब्रह्म विवाह। ठीक है, तो ब्रह्म विवाह में क्या है कि कन्या का पिता वेदों के ज्ञाता एवं शीलवान घर का चयन करने के बाद उसे अपने घर सुलाता है, तथा उसकी पूजा करके वस्त्राभूषणों से सुसज्जित कन्या उसे प्रदान करता है। तो इसमें ये कहने का मतलब है कि पिता ने पहले लड़के को देखा। ठीक है, उसकी क्वालिटीज, उसकी जो बुद्धि है, ज्ञानवान शीलवान जो भी कुछ है उसके बारे में जाना समझा, क्या गुण है उसके अंदर, वो हमारी बेटी के लिए सही है कि नहीं सही है, ये सब जान बूझ करके वो जिससे बारात आती है तो घर में सुलाता, समझ लीजिए आप तरीके से।
तो बारात आने का मतलब यही हुआ एक तरीके से। तो ये जो चीज़ें हुई कि वो जहाँ पहले तो लड़के को देखा गया, फिर उसको उसके बारे में इंक्वायरी की गई, फिर उसको बारात बुलाई गई, ठीक है, और लड़की को सजा के अच्छे से मतलब वस्त्राभूषणों से और फिर शादी की गई और फिर उसको विदा किया गया। तो ये सबसे उच्च कोटि का विवाह जिसमें हमारा आता है ब्रह्म विवाह। और नंबर 2 आपका है देव विवाह। देव विवाह में सबसे अच्छी बात ये है कि यज्ञ के पुरोहित के साथ में कन्या का विवाह होता है। मतलब जो यज्ञ करवाता है, जो ब्राह्मण जो यज्ञ करवाता पुरोहित होते हैं, पुरोहित के साथ में कन्या का विवाह कर दिया जाता है। उसे हम बोलते हैं देव विवाह। मतलब पंडित जी पूजा कराने आए थे और दक्षिणा के रूप में लड़की ले गए तुम्हारी। ठीक है, अगला है आपका आर्ष विवाह। आर्ष विवाह इसे मजाक समझिएगा जो हम बोल रहे हैं, इसे ज़्यादा सीरियस मत लीजिएगा इसको। आर्ष विवाह तो आर्ष विवाह में क्या है कि कन्या के पिता को एक जोड़ी गाय और बैल प्रदान, यहाँ प्रदान होना चाहिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है, प्रदान करना। तो जब शादी होती है तो जो अम, दूल्हे की तरफ का जो होता है विबंधा, वो जो दूल्हा होता है वो पिता को, लड़की के पिता को एक गाय और एक बैल की जोड़ी देता है उनको, और बदले में कन्या ले जाता है। ठीक है, ये चीज़ हुआ। और चौथा है आपका प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह जो होता है इसमें, इस विवाह के अंतर्गत कन्या का पिता वर को कन्या प्रदान करते हुए यह आदेश देता था कि दोनों साथ साथ मिलकर सामाजिक एवं धार्मिक कर्तव्यों का निर्वहन करें। ठीक है, तो इसमें ये है कि पापा ने शादी कराई, पिताजी ने शादी कराई और साथ में बहुत सारे आशीर्वाद दिए और दोनों को एक सामाजिक कार्य के लिए बात की कि प्रजातांत्रिक तरीके से आपको अपना जीवन निर्वाह करना है, धार्मिक कर्तव्यों का निर्वाह करना है। मतलब जिंदगी जो जीनी है प्रजा के लिए जीनी है, समझ लीजिए। तो ये आपका हो गया प्रजापत्य विवाह। अब ये आपका है असुर विवाह, जो निम्न कोटि में सबसे पहले आता है, समझे। ये अच्छा नहीं माना जाता था। यहाँ से चार जो भी पढ़ाए वो आपको उच्च कोटि के विवाह है, अब ये निम्न कोटि के स्टार्ट हो गए। अब ये है कि लड़की से शादी करने के लिए पैसे लेना, मतलब एक तरीके से दहेज लेना। जो आजकल की शादियाँ होती हैं वो सारे असुर विवाह होते हैं। ऐसी कोई शादी नहीं जितना बड़ा दहेज उतना बड़ा असुर। जितना जो दहेज प्रथा है, तो ये आता है आपका टॉप मोस्ट इन, मतलब जो सबसे बैड मैरिजेस होते हैं, जो सबसे गंदे विवाह होते हैं, निम्न कोटि के विवाह इसमें आता है। ठीक है, तो आपको याद ना हो कि असुर विवाह क्या होता है तो समझिए कि दहेज जो लिया वो असुर विवाह कर लिया। ठीक है, उसके बाद है आपका गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह में क्या होता है कि ये प्रणय विवाह, मान लीजिए किसी के साथ में किसी किसी का रिलेशनशिप हो गया, उसके बाद शादी उसने कर ली। प्रेम विवाह है कि आपको प्यार हो गया, लव हो गया, शादी कर लिया आपने। स्वयंवर विवाह भी इसी में आता था। ठीक है, जब स्वयंवर में क्या करते थे, मतलब बहुत सारे लड़के आए हुए होते थे, उसी में से उन राजकुमारों में से जो राजकुमारी होती थी वो चुनती थी, वरमाला डालती थी, होता था स्वयंवर। तो ऐसे जो आजकल लगभग जो पेरेंट्स की बिना अनुमति की जो शादी कर लेते हैं, ठीक है, लव मैरिज कर लेते हैं, वो सारे गंधर्व विवाह कहलाते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। राक्षस विवाह। राक्षस विवाह सबसे खतरनाक विवाहों में से एक है। ठीक है, यानी बलपूर्वक मतलब जबरदस्ती कन्या का अपहरण कर विवाह कर लेना। मतलब जो अच्छा लगा उसको उठा लिया, विवाह कर लिया। तो ये तो मतलब किसी के इच्छा के विरुद्ध ही हो गया एक तरीके से, है ना। इसमें ये थोड़ा सा गलत चीज़ है ना। अब पैशाच विवाह है, लास्ट वाला पैशाच विवाह तो रेड कर रखा है मैंने, ये बहुत गंदा विवाह होता है। इसमें छल बल के द्वारा कन्या के शरीर पर अधिकार कर लेना। मतलब ये है कि किसी प्रकार से कोई लड़की है और किसी ने ताकत से उसके साथ में शारीरिक संबंध स्थापित किए, शरीर पर अधिकार करने का मतलब यही है। ठीक है, शारीरिक संबंध स्थापित किए और बाद में शादी कर ली, तो वो होता है पैशाच विवाह। सबसे खतरनाक विवाह, सबसे बेकार, घटिया क्वालिटी का। तो ये थे विवाह, एग्जाम के हिसाब से अच्छे हैं। और बाकी तो हम कुछ नहीं कह सकते इनके बारे में, आपको याद करना है सिर्फ। और अगर ऐसे अपडेट और पाने हैं तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे यहाँ हमारी जो टीम है वो सारा लगी हुई है कि एक तरीके से जो सीटेट है, यूपीएससी है और यूपी ट्रिपल एससी है, जो छोटे मोटे एग्जाम है इनके लिए हम जीएस जीके का मतलब ऐसे वीडियो देते रहेंगे। ये शुरुआत है अभी, बाकी जैसे भी आपका सपोर्ट मिलेगा आगे टीम काम करती जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद।